स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर दोस्तों। और हम आज अपने पिछले टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर थे 5 उनको हम करने का आज प्रयास करेंगे। और हमारे पास में जो टॉपिक है उसमें है परमाणु और नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियाई। इसके कुछ 5 MCQs हम आज करेंगे क्योंकि चैप्टर हमने कर लिया था। तो देखते हैं हमने कितना सीखा उससे और किस प्रकार की क्वेश्चन की रूपरेखा हमें मिल पा रही है। पहला, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जबकि परमाणु बम में होती है। कहना यह चाह रहा है कि परमाणु नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, कोई चेन रिएक्शन नहीं होती, जो अपने आप में गलत है। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर श्रृंखला अभिक्रिया होती है, चेन रिएक्शन होती है, जबकि एटॉमिक बॉम्ब के अंदर जो है ये होती है। इसका मतलब जो उल्टा लिख रहा है, परमाणु बम में तो बिल्कुल नहीं होती वैसे भी, और नाभिकीय रिएक्टर में होती, तो उल्टा द्वेषपूर्ण आंसर इसने दिया है यहां पर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये सही लग रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, ये गलत है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है, ये ठीक है। लेकिन परमाणु बम में भी तो श्रृंखला होती है, जिसकी वजह से लगातार चलता है, वो लगातार फटता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारे पास में अगला प्रश्न है, यूरेनियम से संबंधित है, संवर्धित यूरेनियम होता है, एनरिच्ड यूरेनियम होता है। ऑप्शन ए, विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें। नहीं, ऐसा इस प्रकार से कुछ नहीं। संवर्ध का मतलब होता है उसको एनरिच करना, उसकी क्वालिटी को और ज्यादा घनीभूत कर देना, है ना। दूसरा है बी, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, ये इसका सही आंसर है। पहले वाला गलत था। प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, ये भी गलत है। क्रोमियम की कोटिंग हुई यूरेनियम की छड़ें, यह भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होता है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। होता क्या है दोस्तों कि केवल इसी के अंदर में श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता होती है, इसी के अंदर क्षमता होती है। यूरेनियम 238 के अंदर ये नहीं पाई जाती, इस वजह से फिर इसी को हम परमाणु रिएक्टर में लेते हैं, ताकि लगातार ये श्रृंखला अभिक्रिया होती रहेगी, जिसके चलते एनर्जी का जो निर्माण है आपका विद्युत ऊर्जा के रूप में, हीट बनने के रूप में, और उसका हम रूपांतरण करते हैं विद्युत ऊर्जा में विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, वो सारा काम भी जो है लगातार चलता रहे। इसीलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं कि प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी आइसोटोप 235 यूरेनियम का के घटक की कृत्रिम रूप से जो है वो वृद्धि करते रहते हैं, बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एक बार पॉज कर लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ के देखते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, यानी सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, फिर उसके बाद में क्षीण बल, ठीक है, और उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल,
और प्रबल बल। अगर इनकी हम शक्तिशालिता की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर 10 की पावर 1 है तो क्षीण बल इसके मुकाबले में 10 की पावर 25 गुना हो जाता है। विद्युत चुंबकीय बल 10 की पावर 35 गुना, और जो आपका प्रबल बल है और उसको 10 की पावर 38 टाइम हो जाता है। तो ये जो है आपका इतना शक्तिशालिता को प्रभावित करता है। प्रबल बल जिसे हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बल से 38 गुना अधिक शक्तिशाली है। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि इसकी परास जो है, रेंज बहुत बड़ी है, क्योंकि इसकी परास बहुत अधिक है। परास यानी रेंज बहुत ज्यादा होने की वजह से यह बल वैसे क्षीण हो जाता है। और अगर परास कम भी होती तो जिन दो पिंडों के बीच में ये लगने वाला है उसका द्रव्यमान कम होता उस जगह पे। तो द्रव्यमान कम होता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, तो वो और भी कम हो जाता। ठीक है। क्षीण बल ये दुर्बल नाभिकीय बल है। ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटॉन पार्टिकल्स की वजह से है, और क्षीण बल जो है डब्ल्यू बोसोन पार्टिकल्स की वजह से होता है। डब्ल्यू बोसोन पार्टिकल्स की वजह से होता है। विद्युत चुंबकीय बल जो है ये आपका दो प्रकार के बलों से मिल करके बनता है। एक तो होता है आपका स्थिर वैद्युत बल और दूसरा होता है चुंबकीय बल। तो इसी को यहां पर विद्युत बल के रूप से रखा गया है। और प्रबल बल इसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, और इस बल की परास अत्यधिक कम होती है, 10 की पावर -15 फर्मी पैमाने के अंदर होती है ये। इस वजह से ये बल की शक्तिशालिता सबसे ज्यादा होती है। इस सशक्त बल जो होता है दोस्तों वो होता है नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल यहाँ पर दुर्बल या प्रबल नहीं लिखा है, तो सबसे सशक्त चूंकि प्रबल नाभिकीय बल है तो इस बल को ही यहाँ पर कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इन बलों को समझने का प्रयास किया गया है। एक बार इसको पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ करके देखते हैं इसको। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जो अपने तारे स्टार्स हैं, इन सब के ऊपर आपका नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है, ऐसा हमने बचपन से सुना आ रहा है और हम लगातार इसको अध्ययन भी करते हैं। तो तारों की जो विशिष्ट ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन की होती है। और नाभिकीय संलयन से तात्पर्य है कि दो हल्के नाभिकों का मिल करके भारी द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण करना होता है, जिसमें द्रव्यमान की कमी आती है। और वो द्रव्यमान जो है E बराबर mc² इक्वेशन के द्वारा जो आइंस्टीन का दिया हुआ था उसमें से हम देखते, अगर नाभिकीय संलयन हो रहा है तो कुल मिलाकर के वहां का जो अंदर का कोर है वहां की तरफ उसका द्रव्यमान बढ़ना शुरू होता है। और द्रव्यमान बढ़ने का मतलब उसका ग्रेविटेशन जो है फोर्स, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ घनीभूत होना स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? पहला है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। दूसरा है गुरुत्वीय संकुचन। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया। कुल मिलाकर के तारों में रासायनिक अभिक्रिया तो किसी प्रकार की है नहीं। अगर नहीं है तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है, और जहां तीसरा ऑप्शन लगा हुआ है उसको अपने आप गलत कर दीजिए। फिर है नाभिकीय विखंडन। क्योंकि नाभिकीय संलयन हो रहा है तारों में, नाभिकीय विखंडन तो अपने आप में गलत हो गया। तो इसका चौथा ऑप्शन जहां है वो भी गलत कर दीजिए। इसमें भी चौथा है
और इसमें भी चौथा है, तो अपने आप जो उत्तर वो आपका आ जाएगा, जो कि नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से होता है। ये इसका सही उत्तर होता है। अच्छे से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आप इसको सही कर सकते हैं और आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको पॉज कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है इनमें से। यानी कि हमारे पास अगर ऊर्जा स्तर की बात करते हैं तो ऊर्जा स्तर जो है वो आपके अनेक होते हैं, और मैं मान के चलता हूं कि ऊर्जा स्तर में ये सबसे पहला है N1, N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर 4, N बराबर N के। ठीक है, ये इसको N बराबर N में मान लेते हैं हम। तो ये ऊर्जा स्तर है, वो ये हमसे जानना चाहता है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था, जो निम्नतम अवस्था है, मान के चलते हैं निम्नतम अवस्था N बराबर 1 है, में इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन को किसी भी प्रकार से अपनी हायर कक्षा के अंदर पहुंचना है, तो N बराबर 1 से ये मान के चलें कि N बराबर 2 के अंदर जाना है आपको, तो उसके लिए कितनी आपको जो है न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि N जो है किसके लिए आता है, Z के लिए आता है, और Z यहां पर क्या है आपका, Z मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि किसी नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, जो आपका प्रोटॉन है उसकी कुल संख्या कितनी है, तो इसमें इसके लिए कितना है आपका, एक है Z, तो क्या हो गया, Z यहां पर एक हो गया। अगर Z यहां पर एक है तब हमारे लिए क्या होगा कि उत्तेजकता, उत्तेजित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें कितनी आवश्यक ऊर्जा होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी, उसी को हम न्यूनतम ऊर्जा के रूप में मानेंगे। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है E बराबर जो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हमारे पास में ये फॉर्मूला है कि E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम n का मान यहां से भरते हैं, n का मान यहां से भरते हैं और z भी हमें पता है, z भी एक है और n भी एक है, इसका मतलब यहां पर हम दोनों को मान को रख सकते हैं। तो E इक्वल्स टू किसके लिए, कौन सी कक्षा के लिए, हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट के लिए है, n बराबर 1 के लिए है, तो n बराबर 1 के लिए है, तो -13.6 जेड एक ही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा। तो आगे चल करके E1 कितना आ जाएगा आपका, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमें बी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना। यहां n जो है नंबर है किसका, प्रोटॉन के लिए है ना, जो नाभिक के अंदर Z के साथ जुड़ा हुआ है वहां के लिए, और यहां जो n है, तो यहां पर अगर हम ये चाहें तो n को यहां हटा करके Z को भी लिख सकते हैं, और n जो निचली कक्षा है उससे ऊपरी कक्षा में जाने के लिए है। ठीक है, तो वो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जो कि इसका सही आंसर है। तो एक बार इसको पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो ये आपके 5 MCQs थे जो कि आपके नाभिक
वाले टॉपिक में से लिए गए थे। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।